यहाँ मैं रोज़ आती हूँ, मेरा काम है यहाँ पर, बट स्टिल तुम जैसा देखते होगे लोग मुझे बहुत अजीब नज़रों से मुझे देखते हैं। कोई ऑटो वाला पास कर रहा है या कोई भी जा रहा है तो पीपल शेयर मी लाइक हेल्प। So this is my studio. I work here from last 4 years. यही वो जगह है जहाँ ब्रूना का जन्म हुआ है, यही वो जगह है जहाँ से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। किस टॉपिक पे बना रहे हो? मैंने एक मूवी देखी थी, मूवी का नाम था कन्फेशंस ऑफ अ ब्राजीलियन कॉल गर्ल। उस मूवी में एक लड़की थी जिसका नाम ब्रूना था। वो लड़की की कहानी मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने उस लड़की का नाम ब्रूना अपने लिए रखा। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी ये झंझटें, जितनी भी रुकावटें ये सोसाइटी ने बना रखी हैं, उन सबको तोड़कर मैं आराम से अपनी ज़िंदगी को जीती हूँ। इसलिए मैंने अपनी नाम के आगे भी एक फ्री स्पिरिट लगाया। शूट हुआ था जिसमें आई टोल्ड पीपल अबाउट वॉशरूम्स। ट्रांस वुमेन्स के लिए, नॉन बाइनरी लोगों के लिए कोई वॉशरूम्स नहीं होते हैं, कोई ऐसा यूनिसेक्स वॉशरूम है ही नहीं। तो बहुत जगहों पर लोग वुमेन्स वॉशरूम में हमें जाना अलाउ नहीं करते हैं और मेन वॉशरूम में हम जा नहीं सकते। ये वो है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ ये ना लें, इस पार्ट को हटा दें, इसको हटा दें, इसका सिर्फ लीफ ले लें, यहाँ से ये ले लें, इसको मैं एक रीड्रॉ कर सकती हूँ। मैं एक बड़ी से रीड्रॉ करती हूँ, मैं लगा के देखते हैं। मोस्टली मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो LGBT कम्युनिटी से हैं। जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं मोस्टली वो लोग हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे हमेशा यही लगता था कि बीइंग अ ट्रांस वुमन मुझसे कौन टैटू करवाएगा, लोग हिचकिचाएंगे। बट कम्युनिटी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उस टाइम पे जब लोग मुझसे टैटू कराने में थोड़ा हिचकिचाते थे तो कम्युनिटी के लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है। मोस्टली जब से मैं टैटूइंग कर रही हूँ दिल्ली में अराउंड मैंने काफ़ी लोगों को टैटू किया है जो कम्युनिटी से है। टैटू करना मेरे लिए एक बहुत ही इंजॉयबल थिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्ट वर्क देना किसी के ऊपर, एक ऐसा आर्ट वर्क बनाना जो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहने वाला है, ये इट्स लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू समवन जो हमेशा उसके साथ रहेगा। दिस इज़ अ वुमेन जिसका हाफ थोड़ा सा फेस छुपा हुआ है। ये मैंने तब बनवाया था जब मैं एकदम स्टार्टिंग फेज़ में थी और अपने फेस को लेकर बहुत ऐसा रहती थी। बट ये एक वुमेन, देन दिस इज़ अ वुमेन, देन मैंने ये एक वुमेन अपने ऊपर करवा रखी है। मोस्टली टैटूज़ मेरी फेमिनिटी को दर्शाते हैं, जैसे एक फेमिनिन एनर्जी मेरे अंदर है। देन आई हैव ये वाला टैटू एक मेरे ऊपर है, ये एक फेमिनिन है। मोस्टली एक टैटू मेरे यहाँ पर है जो मैंने बचपन में किया था। क्योंकि मैं सैजिटेरियस हूँ मैंने ये वाला टैटू अपने ऊपर करवाया। शिवा की सब पूजा करते हैं, शिवा को सबसे बड़ा भगवान माना जाता है, शिवा को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। बट शिवा एक रूप है मैस्कुलिन और फेमिनिन का। शिवा का अगर आपने कभी मूर्ति देखी हो तो वो हमेशा हाफ एक मेल होता है और हाफ एक फीमेल होती है, जो कि ट्रांस वुमेन को, दोनों एनर्जीज को दर्शाता है। लोग रोज़ उनकी पूजा करते हैं, लोग उनको सबसे ज़्यादा मानते हैं, मगर जब बात ट्रांस वुमेन की आती है तो वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी मेरा दिन होता था, जैसा भी मैं अपने दिन को गुजारती थी एक लड़के की तरह, मैं हमेशा घर आकर सोने से पहले ये सोचती थी कि अगर मैं एक वुमेन होती तो फिर मेरा दिन कैसा होता। जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ और स्कूल में मेरा जो भी दिन गुजरा हो, या मैं कभी कभी अपने पापा के ऑफिस जाती थी और वहाँ पे मेरा दिन कैसा गुजरा है, मैं पूरे दिन को रिवाइंड करती थी और सोचती थी कि अगर मैं एक वुमेन होती तो मेरा दिन कैसा गुजरता था। मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपनी लाइफ को एक लड़के की तरह जीऊँगी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में ये सब नहीं अलाउड है, मुझे पता था कि लोग इसको नहीं समझेंगे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को एक लड़के की तरह जिया। 25 साल तक मैंने अपनी ज़िंदगी एक लड़के की तरह ही जी। वो हर चीज़ की जो एक लड़का करता था। मेरे को बिल्कुल भी मेकअप करना आता नहीं था पहले, और मैंने यूट्यूब से धीरे धीरे करके सीखा। मेकअप लेना मेरे लिए एक बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि बीइंग अ गाय तुम किसी शॉप पर जाओ और वहाँ पर जाकर मेकअप लो, ये एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है।
दुकान वाले लोग भी ये सोचते हैं कि ये मेकअप क्यों खरीद रहे हैं या क्या ज़रूरत है। बचपन में मैं क्या करती थी कि मैं अपने मॉम के कपड़े जब भी कोई घर पे नहीं होता था तो उनकी साड़ीज़ या उनके ब्लाउजेज़ या उनके सूट्स पहन के एक रूम के अंदर ही अपने आप को ड्रेसअप करके अपने आप को एक छोटे से शीशे में देखती थी, और जो खुशी उस वक्त मुझे मिलती थी ना वो मैं बयां भी नहीं कर सकती। मुझे ड्रेसअप करने के लिए मैं अपने घर से निकलती थी कार में, और अपनी कार में ही ब्लैक वाले साइड में मिरर्स लगाकर मैं अपनी कार के अंदर ही ड्रेस चेंज करती थी। यहाँ पर आने से पहले ही मैं दोबारा से अपने ड्रेस को चेंज कर लेती थी, वापस एक लड़के के अटायर में आकर यहाँ पूरा दिन काम करती थी, और फिर वापस घर जाते हुए मुझे दोबारा कार में मौका मिलता था ड्रेस चेंज करने का। बट मुझे लगा कि कार में करना अनसेफ है। मैंने सोचा कि कार नहीं, अब मैं किसी ओपन जगह में, पार्क्स में जाकर ये सब करूँगी। कुछ दिन मैंने वो किया। पार्क में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो कि बुरा था। किसी ने मुझे देख लिया और उसे लगा कि मैं सेक्स वर्क करूं, और वो इंसिडेंट अच्छा नहीं था। उस इंसिडेंट के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, पार्क्स में भी मैं ही नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पब्लिक वॉशरूम्स जो होते हैं मॉल्स के अंदर, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, रात के टाइम पे सबसे टॉप फ्लोर पे उन वॉशरूम्स में कोई नहीं जाता है और वहाँ शीशा भी होता है। तो मैंने सोचा कि मैं उन वॉशरूम्स में जाऊंगी और वहाँ चेंज करूंगी। और पहली बार, मुझे आज भी याद है जब मैंने चेंज किया, मैं पहली बार अपने आप को देख पाई शीशे में। कुछ दिन मैंने वो ट्राई किया, मॉल के वॉशरूम, मॉल के जो गार्ड्स होते हैं उनको थोड़ा शक हुआ मुझ पे, तो मेरा वो भी बंद हो गया। सबसे बुरा मुझे लगता था कि मैं किसी के साथ सुबह से हूँ, कोई क्लाइंट्स हैं यहाँ, मैं सुबह से उनके साथ हूँ, एक वुमेन की तरह हूँ, वो मुझे वैसा ही ट्रीट कर रहे हैं। मगर जाने के समय जब मैं दोबारा से चेंज कर लेती थी तो वो भी देखते थे और मैं भी देखती थी कि ये क्या हो रहा है। एक पैडी दिखाना, मुझे एक पिक्चर क्लिक करनी है। मेरे को ललित जाना था एक पार्टी में, और मेरे ऑटो वाले भैया ने मुझे बोला कि मैम आपको तो अभी 2 घंटे का ही काम होगा, हम वापस जाना होगा, मैं वेट कर लेता हूँ। वो सोच रहा था कि मैं सेक्स वर्कर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रांस वुमेन होती क्या है। उन्हें सिर्फ एक चीज़ पता है जो कि है हिजरा, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हिजरा अगर तुम हो तो तुम सेक्स वर्क करो। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम भीख मांगो, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम अनएजुकेटेड रहो। आज मुझे घर चेंज करके नहीं जाना पड़ता है, आज मुझे चेंज करके सुबह वापस दोबारा स्टूडियो नहीं आना पड़ता है। आपसे भी इस बात में बात लव, आई थिंक फॉर मी पर्सनली, मैं किसी का जेंडर नहीं देखती हूँ when I fall in love with them. It doesn't necessarily have to be with somebody who's from the opposite sex. It doesn't have to be with somebody who's from the same sex as well. To me, love is a very fluid thing, and to me it's the same thing, whether it's with a man or a woman or somebody who identifies as non-binary. Okay. आई थिंक डुअल आइडेंटिटीज़ काफ़ी हद तक हर किसी क्वेयर पर्सन को झेलना पड़ता है अपने ज़िंदगी में, बिकॉज हमारा सोसाइटी, हमारा समाज सैडली काफ़ी मतलब एक्सेप्टिंग नहीं हुआ है LGBTQ कम्युनिटी के लिए। पर्सनली पर मैंने तो अपने जिस यूनिवर्सिटी में भी मैं पढ़ रही हूँ, जहाँ मैं पढ़ी हूँ जामिया में, वहाँ पे मुझे ये हर रोज़ करना पड़ता है कि अपनी क्वेयरनेस को मैं दबा करके रखूँ। और मुझे अभी 2 साल होने को आया है यहाँ पे पढ़ाई करते हुए, और अपने आप को बस दबा करके रखा है हमने यहाँ पे। दिस इज़ वेरी कॉमन अक्रॉस क्वेयर पीपल अक्रॉस द ग्लोब। ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अल-हया, उन्होंने एक मतलब पैम्फलेट्स पूरे कैंपस में ना मतलब डाल दिए थे, एंड दे वर स्टिकिंग ऑन द वॉल्स, दे हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द पैम्फलेट्स, एंड इन वन ऑफ दोज थिंग्स इट सेड लाइक सेक्सुअल परवर्शंस लाइक LGBTQ. सो इन द डेज आफ्टरवर्ड्स, उस हादसे के कुछ दिनों बाद मैं कैंपस में मतलब अपना सर झुका करके आती थी, काम करके भाग जाती थी। जहाँ तक मुझे पता है एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कुछ नहीं किया है, और मैंने जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स पढ़े उसमें कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। आई डू नो दैट द जामिया जर्नलिज्म अलुमनाई नेटवर्क हैज़ रिलीज्ड अ स्टेटमेंट व्हिच वाज नाइस टू सी दैट लाइक यू नो एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट्स अलुमनाई नेटवर्क, नॉट द ऑफिशियल डिपार्टमेंट, हैज़ रिलीज्ड अ स्टेटमेंट कि हमारे डिपार्टमेंट में थिंग्स
तो चीज़ें थोड़ी सी वो लिबरल है का, और लाइक लोग मतलब काफ़ी अवेयर हैं, सेंसिटिव हैं इस मामलों के। अगर मैं किसी हाई क्लास साउथ दिल्ली बार में हूँ, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बट व्हेन इट कम्स टू अ स्पेस लाइक माय यूनिवर्सिटी राइट नाउ वेयर queer people like me are in the oppressed minority, literally we are invisibilized. There I have to think twice. Yes, I have to like think a million times before I come out as queer in front of anybody. अपने आप को बाकी दुनिया से ढालने के लिए दे चेंज द वे दे टॉक, दे चेंज द वे दे वॉक। तुम पूरी जिंदगी एक मास्क लगा के घूम रहे हो। आई फील केज्ड ऑल द टाइम, आई स्टिल फील केज्ड बिकॉज आई मीन अभी भी जब मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ जब आई कैन बी क्वेयर, यू हैव टू नेगोशिएट हाउ क्वेयर यू कैन बी। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोफेशन में आई मेनली रिपोर्ट ऑन स्टार्टअप्स. So I meet these businessmen, CEO, and if I will be full-fledged queer in front of them, they will not take me seriously. Because I still feel कि अगर I will be full-fledged queer, people will not take me seriously as a journalist. इंडिया में मैं लिख के दे सकता हूँ इससे ज़्यादा सेफ डिपार्टमेंट है ही नहीं, इससे ज़्यादा सेफ डिपार्टमेंट कोई किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है, बट इट एग्जिस्ट इनसाइड जामिया, which is not the best place to be queer. I have to put effort, I have to think how I am looking before I enter the campus, because there was a time when I was wearing a certain type of clothing which could have been called flamboyant, and I saw the kind of looks I got, and that made me very uncomfortable. That made me think who I am might not be for everyone else. प्रेम भैया एक चाय दे दीजिए। थैंक यू। Being caged is a feeling that we might never get rid of. Like I said, before I walk, before I talk, before I wear, before I go somewhere, there are millions of things that I need to think about. Even while walking, even while taking this cup of tea, I was thinking if I'm walking like how a straight man should walk. When I'm sitting, there's this thought going inside my head about my posture. Is it how a straight man sits? Because I don't want anyone else to look at me thinking I'm not normal or thinking like I don't belong here. I hope for a future when I'll be just free to be with who I want, to sit wherever I want, to talk about whatever I want to talk to wear whatever I want to wear, to look like whatever I want to look like, and not think that someone might come and do something to me or be violent towards me. The homophobia here comes in some sort of a bubbled version or in a blanket kind of version, because everyone here identify themselves as a intellectual personality, so they are not going to say openly that they are homophobic or transphobic or queerphobic. So there's a subtle way of saying things that oh, I'm not okay with you. So it is inclusive, but I guess there are some not some people, but there are things which are yet to be mended here, and the current regime and the current batch which is saffronish, it is quite dangerous to be around them. I was attending a conference basically, and there were some panelists and there were professors as well. There was some question
arising. There was a question about representation, I guess, and someone defined being gay or lesbian like people who sleep with men. Basically, men sleeping with men are gay, and women sleeping with women are lesbian. I don't think that actually defines homosexuality or a gay person or lesbian, because it's not just about sex. It's about how you represent yourself, how you show yourself, how do you think, and many more things. There was a case of I don't want to go into the details, but there was some case of assault or whatever which happened with me, but I went to the police station, and to be very frank, the time spent at that station was much more traumatic, maybe at par with the assault, because they were quite confused what homosexuality is and how can I be on a in a, I don't know how to say, but it's quite difficult because I never shared this with anyone. So yeah, I don't know how to say that. They were very cruel in their questions. They are going to just whip you down with their questions. So, and I ended up not filing an FIR at all. There's a collective hatred towards this community. I don't know why and how, but it is there. I don't know about the politics and everything, but I can sense it. You don't have to say it. And I guess many parties are collectively speaking and are collectively together when it comes to oppose the community. JNU में कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग, मतलब JNU प्रोग्रेसिव कैंपस तो है वैसे, लेकिन कभी कभी लगता है कि सब लोग इक्वली लिबरल या प्रोग्रेसिव ऐसे नहीं है। तो कभी कभी खुद को सेफ रखने के लिए लगता है कि हाँ चलो मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा दूसरों को, तो अच्छा रहेगा कि किसी सर्कल में घुसना हो, फ्रेंड सर्कल में, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगा अगर मैं अपने बारे में ना बताऊँ, कि माई सेक्शुअल ओरिएंटेशन के बारे में ना बताऊँ। तो ऐसा कभी कभी होता है, बट एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस केस वुड बी अ लिटिल, मतलब उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कि किसी नॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आ सकता है, क्योंकि in India also the laws about these sort of incidents or harassments about LGBTQ people, it's not set in stone, right? It's very vague and nobody knows what's the definition of many things in India. लेकिन होमोफोबिया तो है, मतलब अगर आपको कोई बोलेगा भी नहीं ऐसे कि अच्छा देखो वो ऐसा कुछ कैट कॉलिंग नहीं भी करेगा, लेकिन लोग देखेंगे, वो जो डर रहता है कि हाँ लोग देख रहे हैं मुझको, कि इसीलिए वो चीज़ तो हो जाता है कि अगर आप किसी क्राउडेड ढाबा या उसमें जाएंगे तो वो कभी कभी लग सकता है कि उतना लोग घूर रहे हैं कि इफ़ आई वेयर अ ईयरिंग और अ नोज पिन पीपल माइट जज, वो चीज़ तो होता है। मतलब बाहर से उतना अलग नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा अवेयरनेस तो है ज़्यादा। ये लग जाएगी अब 1-2 हफ्ते में। से लोग रिएक्ट करते हैं, मेरे को खुशी मिलती है क्योंकि लोग अपना रास्ता छोड़ के मेरे पे ध्यान दे रहे हैं, मेरे को टेंशन दे रहे हैं। तो जब तक उनको रास्ते में और कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ मेरे को और क्या चाहिए। I got sexually harassed when I was in my school for the first time, and it was in my school cubicle, my washroom cubicle. And since that incident, I am afraid to go to public washrooms. I got gang raped in 2021 at my workplace, and nobody knows about it because अगर मैं पुलिस के पास जाऊँगा तो वो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को जज करेंगे। So yes, I am living a dual life. So ये मेरा हैंगर है, इसमें ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा स्क्रंचीज़ हैं, क्योंकि मेरे को एक कलर पसंद नहीं आता। आई एम अ वेरी मल्टी कलर्ड पर्सन सिंस आई एम गे। आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ कमिंग आउट टू द इंटायर वर्ल्ड एट दैट टाइम बिकॉज आई वाज अफ्रेड कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा टैबू जो घर में लगता है ना कि लोग क्या कहेंगे या लोग तुम्हारे पीठ पीछे बात करेंगे, तो वही टैग मेरे साथ बचपन से लेके
पिछले साल तक मेरे पीछे ही रहा है वो टैग। आई हैव survived 3 different suicidal attempts. I am fighting depression stage 4 right now. I suffer from PTSD. I get anxiety attacks. I get panic attacks. I suffer from generalized anxiety disorder every single day. But is anybody trying to understand what I am feeling every single day because of my own family and because of peers who are not even related to me? Every single day I have to fight for my existence because they don't allow me to, travel through metro because they want me to come through the female passenger security checkpoint so that they can check me as a female person and then I can go forward. But I don't identify as a female. I am a male. I feel as a male. Why am I denied entry at that point of time? ये मैंने हिंदी में लिखवाया था भाई एंड उसके ऊपर स्नेक है। सो इस टाटो की बैक स्टोरी है क्योंकि बचपन से सब लोगों ने मेरे को बोला है कि तू अपनी फैमिली तबाह कर देगा, तू अपनी लाइफ तबाह कर रहा है, तू अपना करियर तबाह कर देगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर तबाही हूँ तो तबाही का टाटो ही करवा लेता हूँ। अगर इतनी ज़्यादा लाइफ मैंने ख़राब कर ली हैं, अपनी खुद की लाइफ मैंने ख़राब कर ली है, तो तबाही ठीक है। मेरा माई टाइम इज़ लिमिटेड इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे, इट्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे, क्योंकि मुझे ये बार बार याद दिलाता है कि मेरे को अपना नाम बनाना है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। This is my pride flag. It has all the colors and this says that you're born this way. This signifies कि every time I wish to give up, I have to remember the fact that there's a reason why I started my life. There's a reason why I started this, work building. There's a reason why I started this revolution, and I have to never give up because there are thousands of people out and around who look up to me, and they look up to me as the inspiration that I am very bold, I'm very fierce, and they give me texts that I wish to be like you one day. कोई एक इंसान ने कहा था कि तू प्लीज़ मेरे लिए अच्छी विश मांग सकता है। मैंने कहा मैं तेरे लिए अच्छी विश क्यों मांगूँ? तो ये वाज मैंने सुना है कि तुम्हारी दुआएं अच्छी लगती हैं। I was like, तूने मेरे को क्या समझ रखा है? तूने मेरे से पूछा Why are you assuming that I am transgender? लोग मेरे को एक गंदी नज़र से देखते हैं because for them I am a sex toy, I am a sugar candy which people have direct access to it. रियल लाइफ में आधे लोगों में दम नहीं होता मुंह पे बोलने का, इसलिए वो फेसलेस बन के ब्लैंक प्रोफाइल से टेक्स्ट करते हैं, अपनी रियल आईडीज पे से भी टेक्स्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला कमेंट जो मेरे को देख रहा है वो तो यही है कि लॉन्डो जैसे दिखने वाली लॉन्डिया, एंड इसमें एक छक्के की मूंछ है, एंड हमें आप लोगों के माता पिता से मिलना है, भाई / बहन। एक सेकंड में आगे कर लूँ। People are recording me, people are asking me for my pictures कि हमारे से पिक्चर्स खिंचवाओ। आप चल रहे हो, आपको ई रिक्शा से लोग झांक के देख रहे हैं। कैसे आप ऐसे सिचुएशन में रह रहे हो, सिर्फ एक इंसान जान सकता है जो इन सब के थ्रू गो थ्रू कर रहा है। I study in IP University, and IP University के अंडर I'm in Vibs College that is located in Pitampura, and coming from, it's a very A-grade college, top people, top-notch crowd and everything, but still the sense of humanity is missing. I walked on the ramp as a male person wearing a fusion साड़ी, and मेरे डीन के वर्ड्स से कि नहीं, साड़ी तो औरत की गरिमा होती है, मैं तो एक लड़के को पहनने नहीं दूंगी, मैं सिर्फ तभी इसको साड़ी पहनना अलाउ करूंगी अगर ये किन्नर बन के हेड रैम्प पे ताली बजा के वॉक करेगा। Yes, we have to live a dual life every day. My mom is very supportive of me, but she wants me to wear normal clothes if I go out of this locality because she thinks कि लोग नहीं समझेंगे। I felt very suffocated, very caged at the moment because मैं अगर चाहूँ भी तो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। I used to feel very bad. ना मैं घर में फिट हो पा रहा था, ना मैं बाहर फिट हो पा रहा था। लोगों के लिए स्कूल उनका सेकेंड होम होता है, मेरे लिए कहीं पे भी घर नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं कहीं पे भी होमली फील नहीं कर रहा था। There are laws in place, but those laws no longer say that we are criminal, right? What happened in Navtej Singh Johar was the Supreme Court for the first time said that people within the queer community are not criminals under Section 377. Now, for us to feel safe and for us to achieve equality, I think there's a lot more that we have to go on. I think today queer people are tolerated in the society. Again, that is also can be disputed in that the level of violence that you're seeing against trans people, the level of violence you're seeing against queer community as a whole, or we've never been a priority for the governments in place. We have no anti-discrimination law in place. We do not have a law that prohibits hate speech for queer people. And at the same time, you cannot simply look at this issue decourse of caste, religion, gender, and other axes of identities in which we exist. The pleas before the Supreme Court ask for nothing but equality. These rights already exist. They exist for cisgendered heterosexual couples.
what the demand of the community is through these petitions is that these rights also be extended to queer couples. Queer marriage rights have never been the end of the queer liberation. Queer liberation will only be achieved when every person of the queer community can exist without fear, when all the members of the queer community have the means of livelihood, of access to healthcare, of access to education. And that dream, and to achieve that dream, I think we have a long way to go. I think at the center of this is the state's power to interfere in the intimate lives of the citizens. We see a similar interference of the state within intercaste couples, within interfaith couples. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.